हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने CUET PG फिजिक्स का एक और लेक्चर लेके। और हम जो अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और उसका है लेक्चर नंबर 5। कई लोगों की शिकायतें हैं, बहुत सारी मुझसे शिकायतें क्या है कि सर सिलेबस कैसे पूरा होगा। तो मैंने आपको ग्रुप में भी बताया कि अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है किसके लिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए। तो वो लग जाएगा 3-4 दिनों में। तो लाइव क्लासेस का देख सकते हैं या लंबे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अभी मोबाइल से करने की कोशिश करते हैं तो उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है और डेटा फिनिश हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जब तक नहीं लगता है तो मैं दिन में तुम्हारे लिए 1 से 2 लेक्चर तक मैं डाल दूंगा। अभी मैं 1 लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, मैं 2 लेक्चर अपलोड कर दूंगा, है ना। एक छोटी सी शिकायत मेरी ये भी है कि आप लोग शायद लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं देख रहे हैं तो क्यों नहीं देख रहे हैं वो मेरे को नहीं पता है। दूसरी चीज़, जो असाइनमेंट मैं सेंड कर रहा हूँ तो इतने सारे लोगों में से कुछ एक लोग ही वो असाइनमेंट भी सॉल्व कर रहे हैं। तो सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने से आपका सिलेक्शन हो जाए ऐसा मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई जादू हो जाएगा कि ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा किसी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर। वो मन का वहम है। तो ग्रुप टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है तो सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो या ये हो सकता है कि अभी आप लोग IIT जैम के एग्ज़ाम के लिए बिजी हों। वो जो भी कारण है वो अपने अपने कारण हो सकते हैं, परंतु जो भी कारण है वो जैसे ही ख़त्म हो जाए या थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन भी अगर आप कर सकते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को चालू कीजिए। चलिए साहब, तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने आपके लिए काम किया है कि बहुत सारा जो कंटेंट है जिसको लिखने में टाइम जाता है वो मैंने पहले ही लिख दिया है। तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ और उसके अलावा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगा, जिससे कि जो बहुत सारा कंटेंट भी कवर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी बहुत सारे कवर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम वापस से बात करने वाले गाउस लॉ की। गाउस लॉ का इसके पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं गाउस लॉ के लिए कि जो गाउस लॉ के दोनों फॉर्म्स हैं वो क्या हैं। उसके अलावा हमने ये डिस्कशन किया था कि जो गाउस लॉ है उसके जो क्यूबिकल वाले क्वेश्चन थे, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चंस थे, वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, जिसमें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे स्फेरिकल के और कोऑर्डिनेट के, है ना। तो ये वाला पोर्शन हमारा लगभग खत्म हो जाएगा आज के लेक्चर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम गाउस लॉ के जो एप्लीकेशंस है, यानी कि जैसे एक वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेरिकल शेल की वजह से, कंडक्टर की वजह से, स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से, सॉलिड कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी हम बात करेंगे, कैसे उनके फॉर्मूला आते हैं। उनके डेरिवेशन 1-2 के करेंगे क्योंकि डेरिवेशन से हमें मतलब नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम की, उसमें भी मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो स्फेयर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि तुम्हारी बॉल है ऐसे, तो ये एक बॉल रखी हुई है, यहाँ दिख रहा होगा व्हाइट कलर में, ऐसे बॉल है। तो इसको 3D में तो बनाया नहीं जा सकता इस पे स्क्रीन पे, तो ये बॉल है और ये इसका बीच वाला हिस्सा है जिसको ये डॉटेड ब्लू कलर की लाइन से शो किया हुआ है, ठीक है। तो इसके सेंटर से और इसके किसी भी पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी इसकी रेडियस, और ये थोरोली पूरी के लिए क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, है ना भाई। ये सेंटर है और यहाँ से कहीं भी किसी भी इसकी सरफेस तक मैं ये डिस्टेंस ले लूँ तो वो क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये मैंने रेडियस शो की हुई है ये येलो कलर से, जिसको मैंने लिखा है R। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, यहाँ देखो, एक लिखा हुआ है मैंने R वेक्टर, एक लिखा हुआ है थीटा वेक्टर और एक लिखा हुआ है फाई वेक्टर। यहाँ पर भी फाई लगाओ। तो ये सबसे पहले तो मैं इनका मतलब बता दूं। R जो वेक्टर होगा उसका मतलब होगा रेडियस वेक्टर, थीटा वेक्टर का मतलब होगा पोलर वेक्टर और फाई वेक्टर का मतलब होगा अजीमुथ वेक्टर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, x, y और z, 3 कोऑर्डिनेट थे। यहाँ पर x को मैं लिखूंगा R से, y को लिखूंगा थीटा से और फाई को लिखूंगा किससे, z से। तो रेडियस वेक्टर हो गया ये। थीटा वेक्टर यानी कि पोलर वेक्टर वो एंगल होगा जो कि एंगल बनेगा किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ। तो जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनते हैं उनको हम कहते हैं पोलर एंगल। तो ये हो गया पोलर एंगल और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहलाएगा पोलर एंगल और ये वेक्टर फॉर्म में क्या कहलाएगा, पोलर वेक्टर। सिमिलरली रेडियस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कहलाएगा, रेडियस, और वेक्टर फॉर्म में क्या कहेंगे, रेडियस वेक्टर। इसी तरह से अजीमुथ वेक्टर क्या होगा उसको समझ लेते हैं। अब ये जो R
है, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला ऐसे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का गोला दिख रहा है ये सर्किल इसके ऊपर आकर पड़ा है यहाँ पर ये। तो यहाँ आकर पड़ा तो आर के दो कंपोनेंट हो गए, जिससे एंगल बनाएगा उससे तो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली लाइन ये क्या हो जाएगी आर साइन थीटा। अब ये जो लाइन है जिसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोल रहे हैं, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ना, इस एंगल को हम नाम देंगे क्या फाई, और फाई क्या कहलाएगा अजीमुथ वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा अजीमुथ एंगल। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा अजीमुथ एंगल। तो अगर हमें कोई पूछे कि x की वैल्यू निकालो और किसकी वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो और y की, तो वो कैसे निकालेंगे भाई, ये देखो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या है r साइन थीटा। अब ये यहाँ से एंगल बना रही है फाई, तो इसका कंपोनेंट ऐसे जाएगा इधर, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट जाएगा ये वाला, तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा r साइन थीटा, और एंगल किससे बना रही है जिसके साथ, उसके साथ कॉस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा r साइन थीटा कॉस फाई, जो कि यहाँ लिखा है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी r साइन थीटा कॉस फाई। इसी तरह से इस लाइन के ऊपर जो इसका कंपोनेंट जाएगा वो क्या कहलाएगा r साइन थीटा साइन फाई। तो x की वैल्यू हो गई r साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू हो गई r साइन थीटा साइन फाई, z की वैल्यू क्या होगी, ये z की वैल्यू हो जाएगी, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी r कॉस थीटा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है तो लिख देता हूँ, z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी r कॉस थीटा। तो ये तीनों चीज़ आ गई। अगर हमें पूछ लिया जाए कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो वो इस तरह से निकाली जाएगी, है ना, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो तीनों वेक्टर्स हैं इनकी लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जो आर है, आर की लिमिट कहाँ से कहाँ हो सकती है, जीरो से और इनफाइनाइट। कैसे भाई आर खत्म जीरो भी हो सकता है और कितनी भी बड़ी रेडियस का गोला हो सकता है, तो आर की जो वैल्यू है वो जीरो से इनफाइनाइट हो सकती है। थीटा कौन सा वेक्टर है, पोलर एंगल है। तो पोलर एंगल को कैसे निकालोगे, देखो जैसे अर्थ है, तो अर्थ के दो पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ मेरे को अगर आना है, मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, तो नॉर्थ से साउथ आना है तो यहाँ से यहाँ फिसल के आऊँगा, एक तो ये रास्ता, और यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ ऐसे। तो मतलब ऐसे पूरा नहीं घूमूंगा मैं, या तो यहाँ से यहाँ आऊँगा या यहाँ से यहाँ आऊँगा। तो यहाँ से यहाँ आने में मैं पूरा कितना एंगल चल गया, जीरो से और पाई। अगर यहाँ बैठा हूँ तो जीरो, और पूरा यहाँ पर पहुँच गया तो पाई। तो इसीलिए थीटा जो एंगल होगा, यानी कि जो पोलर एंगल होगा, उसकी जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, जीरो से और पाई। इसी तरह से फाई जो है, फाई ये है, ये गोला ये घूम रहा है यूँ, तो ये यूँ को कितना घूम सकता है, ये घूम सकता है जीरो से टू पाई ऐसे, तो ये जीरो से टू पाई। तो ये तीनों की क्या आ गई, लिमिट्स आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी लाइन एलिमेंट्स। लाइन एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है dl, तो dl वेक्टर बराबर किसके होता है, dl1, dl2 और dl3। तो लाइन वेक्टर इन तीनों वेक्टर से मिलकर बनेंगे। तो तीनों कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, एक है r, एक है थीटा और एक है फाई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dr। तो dr कैसे निकालेंगे, जिस डायरेक्शन में रेडियस है उसी डायरेक्शन में मैंने एक ऐसा लाइन एलिमेंट ले लिया और उस पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया dr। तो dr वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, dr इंटू आर कैप, जिसका वेक्टर ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन हो गई तो उसको लिख दिया आर कैप, तो ये हो जाएगा dr इंटू आर कैप। फिर दूसरा वेक्टर लेना है मेरे को dl2, तो ये dl1 हो गया, सॉरी। तो dl2 कितना हो जाएगा, dl2 कैसे निकालोगे, देखो dl2 निकालने के लिए क्या करना है, ये एलिमेंट यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, है ना, ये एंगल जो आर वेक्टर है ये कितना बना रहा है, थीटा। और अगर मैं ऐसे चल के आ रहा हूँ यहाँ पर इस लाइन पर, यूँ चल रहा हूँ, दूसरा पेन लेके बताता हूँ, यहाँ ये मैं ऐसे चल रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक चल के आ गया ऐसे, तो ये एंगल में कितना चल गया, डी थीटा। तो ये आर्क लग गया, आर्क, तो ये आर्क कितना हो गया, आर डी थीटा। तो इस डायरेक्शन में मैंने डिस्टेंस कितनी कवर करी, आर डी थीटा। तो लाइन वेक्टर जो है यहाँ पर कितना हो गया, आर डी थीटा। तो dl2 कितना हो गया, आर डी थीटा। जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर, तो जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं यानी कि इसमें चल रहे हैं तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो गया, थीटा कैप। फिर मेरे को निकालना है थर्ड का, उसका dl3। तो dl3 कैसे होगा भाई, ये जो डिस्टेंस थी तुम्हारी ये वाली, ये कितनी थी, आर साइन थीटा, और ये फाई कैप, डी फाई कैप हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन वेक्टर कितना हो गया, आर साइन थीटा, साइन थीटा आएगा ये, इसको सही लिख लो, आर साइन थीटा डी फाई, और ये किसके बराबर हो गया, dl3। तो ये तुम्हारे तीन वेक्टर आ गए, dl1, dl2, dl3।
तो यहाँ से अगर तुम्हें लाइन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो लाइन वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, dl1 प्लस dl2 प्लस dl3, यानी कि dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप, है ना। ये हो गया लाइन वेक्टर। उसके बाद हमसे इसमें पूछा जाता है सरफेस। सरफेस एलिमेंट यहाँ पे 3 बन सकते हैं। भाई सरफेस का क्या मतलब होता है कि 2 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन कितनी है, 3 है। एक है dl1, एक है dl2 और एक है dl3। तो 3 सरफेस निकल सकती हैं। कौन कौन सी, एक बार dl1 और dl2 को मल्टीप्लाई कर दूं और dl3 को कांस्टेंट कर दूं, एक बार dl2 को कांस्टेंट कर दूं, dl1 dl3 को मल्टीप्लाई कर दूं, एक बार dl3 को 1 को कांस्टेंट कर दूं, dl2 और dl3 को मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो dl1 जो है वो मैं बोल रहा हूँ रेडियस को, dl2 जो है वो मैं बोल रहा हूँ किसको, थीटा वाले को, और dl3 मैं किसको बोल रहा हूँ, फाई वाले को। तो पहली सरफेस जिसमें सरफेस एरिया जिसमें मैं फिक्स कर रहा हूँ किसको, रेडियस को, तो रेडियस तो फिक्स ही रहेगी। तो अगर रेडियस को फिक्स करो तो r बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो dr बराबर क्या हो जाएगा, 0, है ना, dr 0 हो गया। तो सरफेस एरिया है 2 से मिलकर बनेगा, dl2 और dl3। हमने वैल्यू पुट कर दी, dl2 की वैल्यू क्या थी, r d थीटा d थीटा कैप, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन किया dl3 से, dl3 कितना था, r साइन थीटा d फाई फाई कैप। तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी थीटा डी फाई, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप, ये बन जाएगा आर कैप। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। अब लिमिट लगानी है, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से हैं वेरिएबल, डी थीटा और डी फाई। तो डी थीटा की लिमिट कितनी थी, 0 से पाई, और डी फाई की लिमिट कितनी थी, 0 से 2 पाई। तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करो, तो डी फाई का इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा, और 0 से 2 पाई लिमिट लगी हो तो कितना आ जाएगा, 2 पाई। साइन थीटा डी थीटा को सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाओगे 0 से पाई तो क्या आएगा आंसर, 2। यानी कि ये ध्यान रखना, जब आप सॉल्व कर रहे होगे इसको, इस चीज़ को कभी भी सॉल्व करोगे तुम्हारे पास सॉल्व होकर आएगा 4 पाई, है ना। याद रखना, आगे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, और क्योंकि हमें एग्जाम ही ऐसा देना है तो डायरेक्ट वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो याद रखना ये वैल्यू, जब भी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा डी फाई, सीधा आंसर लिखना है कितना, 4 पाई। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और तुम जानते भी हो जब तुम स्पेरिकल उसका शेल का या स्पेरिकल सॉलिड स्पेयर का जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो ds की वैल्यू सीधी लिख देते हो 4 पाई आर स्क्वायर। तो वो कहाँ से आती है, वो यहाँ से आती है ना, ध्यान रखना है इसका। फिर दूसरा एरिया कौन सा बना सकते हैं हम, दूसरे एरिया में हम किसको फिक्स कर दें, थीटा को मतलब dl2 को फिक्स कर दें। तो dl1 और dl3 को मल्टीप्लाई करना है। तो dl2 को फिक्स कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ से चले और यहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए ना। तो ये ऐसे सरफेस कट गया है, ये हेमिस्फीयर टाइप हो गया। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमेशा फिक्स हो गई, कितनी हो गई, 90 डिग्री। भाई यहाँ से देखो ना, ये डिस्क जैसी सरफेस बन गई और इस सरफेस के साथ ये एंगल कितना हो गया, 90। तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये सरफेस कौन सी होगी, डिस्क सरफेस, जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर से। तो ये सरफेस कौन सी होगी, डिस्क सरफेस। अब कौन कौन सी डायमेंशन ले रखी है, एक ले रखा है dl1 और एक ले रखा है dl3। तो dl1 कितना है, dl1 है dr r कैप, dl3 कितना है, r साइन थीटा डी फाई फाई कैप। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा कितना, पाई आर स्क्वायर, और होता भी है डिस्क सरफेस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से तीसरा कोऑर्डिनेट कौन सा फिक्स कर सकते हैं, फाई कैप। तो फाई कैप को भी फिक्स करेंगे तो हमारे पास जो आएगा एरिया वो किसका आएगा, डिस्क सरफेस ही आएगी। वो भी कौन सी सरफेस आएगी, डिस्क सरफेस, और उसका एरिया भी कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 2 चीज़ें हो गई, एक हो गया लाइन एलिमेंट कौन से लेने, एक सरफेस एलिमेंट। तीसरे बात करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट की। अब जो वॉल्यूम है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और वो 3 डायमेंशन से मिलकर बनेगी। एक हो जाएगा dl1, एक हो जाएगा dl2 और एक हो जाएगा dl3। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। लिमिट ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे तो 0 से r, 0 से 2 पाई, 0 से पाई। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर स्पेयर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, हमें ज़रूरत इसकी कब पड़ेगी, जब हम
डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे ना गाउस के नियम का, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम इंटीग्रल फॉर्म यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस वाले फार्मूला की। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ ध्यान रखना। तो ये तो बात हो गई कौन से, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स की। अब बात कर ले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स को हम लिखेंगे रो, रो का मतलब होगा रेडियस कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वाई को हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, वाई को हम लिखेंगे यहाँ पर फाई, वाई को हम लिखेंगे यहाँ फाई, और जेड को हम जेड लिखेंगे। ठीक है, एक्स को हम लिखेंगे रो, वाई को हम क्या लिखेंगे फाई, और जेड को जेड लिखेंगे। तो जैसे कि ये सिलेंडर दिख रहा है तुम्हें, और यहाँ सिलेंडर से किसी भी पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी रो, रो का मतलब रेडियस कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे फाई, फाई का मतलब होगा अजीमुथ एंगल। कौन सा एंगल होगा, अजीमुथ एंगल। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका कंपोनेंट जाएगा एक्स पर, तो एक्स पर कंपोनेंट जाएगा वो कहलाएगा रो कॉस फाई, वाई पर जो कंपोनेंट जाएगा वो कहलाएगा रो साइन फाई, और जेड बराबर जेड रहेगा। लिमिट यहाँ पर क्या होगी, लिमिट होगी रो की होगी 0 से इनफाइनाइट, फाई की लिमिट होगी पूरा घूम जाएगा तो 0 से 2 पाई, और जेड की लिमिट हो सकती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब यहाँ पर DL1 चाहिएगा, DL2 चाहिएगा, DL3 चाहिएगा। तो यहाँ पर DL1 जो है वो ये रो है, तो ये हो जाएगा DL1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा DL1 रो, यानी कि रेडियस की डायरेक्शन में डी रो एक एलिमेंट ले लिया। फिर दूसरा फाई, तो रो यहाँ पर रो था और इसको घुमा दिया डी फाई, तो ये कितना हो गया रो डी फाई, जैसे हमने उसमें किया था किसमें, स्पेरिकल में। तो ये कितना हो गया रो डी फाई, ये हो गया DL2, ये कितना हो गया DL1, और DL3 कितना हो जाएगा DZ। तो DL1, DL2 और DL3, तो ये दोनों हो गए हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम तुमने पढ़ा होगा, हालांकि मैथमेटिकल फिजिक्स में। मैथमेटिकल फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे एक बार वापस से उसको रिकॉल कर लेंगे, यहाँ पर कुछ ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं बता देता हूँ। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन जनरल हम लाइन एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, H1 DU1, DU1 का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे एक्स वाई जेड होते हैं वैसे ही कर्वीलिनियर में हम लिखते हैं U1 U2 U3, और जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको लिखते हैं E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप। H1 H2 H3 ये क्या होते हैं, फॉर्म फैक्टर, FORM फॉर्म फैक्टर। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में जो लाइन एलिमेंट है उसको हम कैसे लिखते हैं, H1 DU1 E1 कैप प्लस H2 DU2 E2 कैप प्लस H3 DU3 E3 कैप, ऐसे लिखते हैं। अब ये जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हो गया, मैंने कहा 3 एक्सेस हो जाएंगे U1 U2 U3, यूनिट वेक्टर हो जाएंगे E1 E2 E3, और फॉर्म फैक्टर H1 H2 H3। अब यदि हमारे पास सिस्टम है कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि एक्स वाई जेड वाला, ये याद करने के तरीके बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो U1 को क्या लिख दोगे x, U2 को क्या लिख दोगे y, U3 को क्या लिख दोगे z। E1 कैप क्या हो जाएगा I कैप, E2 कैप क्या हो जाएगा J कैप, E3 कैप क्या हो जाएगा K कैप। H1 H2 H3 तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी कार्टेशियन में, यानी कि एक्स वाई जेड वाले में 1 1 1। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में U1 की जगह क्या हो जाएगा रो, U2 की जगह क्या हो जाएगा फाई, U3 की जगह क्या हो जाएगा Z, E1 कैप की जगह हो जाएगा रो कैप, E2 कैप की जगह हो जाएगा फाई कैप, और E3 कैप की जगह हो जाएगा Z कैप। H1 की जगह हो जाएगा 1, H2 की जगह हो जाएगा रो, और H3 की जगह हो जाएगा 1। अब देखो ये कैसे लाया मैं, यहाँ देखो भाई, इसके साथ कोई मल्टीपल नहीं है तो H1 की वैल्यू हो गई 1, इन दोनों के साथ मल्टीपल है रो तो H2 की वैल्यू हो गई रो, इन दोनों के साथ कोई मल्टीपल नहीं है तो H3 की वैल्यू हो गई 1, है ना। ठीक, यहाँ पर वैसे देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बनाया तुमने ये वैल्यू, देखो यहाँ पर H1 की वैल्यू इन दोनों के साथ कोई मल्टीपल नहीं है 1 होगी, यहाँ पर H2 की वैल्यू कितनी होगी R होगी, यहाँ पर H3 की वैल्यू कितनी होगी R साइन थीटा होगी। आगे चल के देख लेना, ये देखो यहाँ पर ये बन रहा होगा स्पेरिकल R, U1 की वैल्यू, U2 की वैल्यू थीटा, U3 की वैल्यू फाई, E1 कैप R कैप, E2 कैप थीटा कैप, E3 कैप फाई कैप, H1 1, H2 R और H3 R साइन थीटा। ये याद करने का तरीका है, ये बहुत काम की चीज़ है ना। जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो बहुत काम आएगा तुम्हारे, इवन मैथमेटिकल फिजिक्स में भी तुम्हें बहुत यूज़फुल होगा। इसी तरह से ग्रेडियंट हम पढ़ते हैं, ग्रेडियंट कोई वेक्टर है हमारे पास f, तो उसको जनरल ही हम लिखना है तो उसको ऐसे लिखते हैं E1 कैप अपॉन H1
डेल एफ अपॉन डेल यू वन, फिर 2 आया तो ई टू कैप अपॉन एच टू डेल एफ अपॉन डेल यू टू, ई थ्री कैप अपॉन एच थ्री डेल एफ अपॉन डेल यू थ्री। जैसे कि तुम्हें कार्टेशियन का लिखना है तो जहाँ u1 है वहाँ x हो जाएगा, जहाँ u2 है वहाँ y हो जाएगा, जहाँ u3 है वहाँ z हो जाएगा। h1 h2 h3 की जगह क्या हो जाएगा 1 1 1, e1 कैप की जगह क्या हो जाएगा i कैप, e2 कैप की जगह क्या हो जाएगा j कैप, e3 कैप की जगह क्या हो जाएगा k कैप। इसी तरह तुम निकाल सकते हो सिलेंड्रिकल का, इसी तरह से तुम निकाल सकते हो स्फेरिकल का। अब डाइवर्जेंस की बात करें तो डाइवर्जेंस में हम क्या लिखते हैं, ये डेल डॉट वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटी है, अच्छा यहाँ ग्रेडियंट जो है वो हमेशा स्केलर फंक्शन का होता है, तो ये f क्या है, स्केलर फंक्शन है कोई। डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का निकलेगा। तो मान लिया हमने कोई वेक्टर है हमारे पास a और जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, इसलिए e1 कैप e2 कैप और e3 कैप ले लिया। तो a1 e1 कैप प्लस a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप, इस तरह से लिया। इसका डाइवर्जेंस निकालना है तो इसका डाइवर्जेंस इस तरह से लिखा जाएगा 1 अपॉन h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1। देखो यहाँ पर u1 है, ये a1 रहेगा ही, डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो। अब इसके साथ जो मल्टीपल में आएंगे वो h2 h3 आएंगे, है ना, क्योंकि कॉमन ले लेके यहाँ पर ये फॉर्म फैक्टर बना दिया। इसी तरह यहाँ अगर a2 है तो यहाँ पर आया h1 h3, यहाँ अगर a3 है तो यहाँ पर आया h1 h2। इसी तरह से तुम कर्ल का देख सकते हो, ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। इसी तरह से तुम लाप्लास का देख सकते हो। तो इसको चाहे तुम नोट बना के अपनी कॉपी में लिख सकते हो। अगर तुम्हारे पास पहले से लिखे हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो तुम इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट बना के अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कोऑर्डिनेट सिस्टम की, और इन कोऑर्डिनेट सिस्टम का किस तरह से यूज़ करना है। अब हमें ये देखना है कि जो हम गाउसियन सरफेस या गाउसियन वाले गॉस लॉ वाले क्वेश्चंस कर रहे थे उनको यहाँ पे किस तरह से करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। अच्छा, मैंने आज जो डाला था असाइनमेंट नंबर 3, उसमें कुछ एक क्वेश्चंस थे जिनके सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो एक क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी दूसरा तुम खुद करके देखना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे है, हेमीस्फेरिकल। अच्छा एक चीज़ और यार, जब तुम जो भी वीडियो देखता है, चाहे 2-5 लोग ही देखते हो तुम, तो वीडियो देखो तो लाइक कर दिया करो, है ना। लाइक करते हो तो थोड़ा मेरा भी बेनिफिट हो जाता है कि ये सर्च में आ जाते हैं। दूसरा, कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताया करो। उससे होगा क्या कि मेरे को भी इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा कि अगर मैं कहीं गलत हूँ या मैं तेज़ चल रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ, तो वो पता लग जाएगा। जैसा कि आज तुम लोगों ने बताया कमेंट करके कि थोड़ा कंटेंट बढ़ाइए या सिलेबस धीरे चल रहा है, तो जो भी तुम्हारे बातें हों वो कमेंट करके बता दिया करो। तो हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r is in a constant electric field E directed perpendicular to the base as shown in figure, as shown, ठीक है। The flux through the curved surface, curved surface S of the hemisphere is, देखो भाई सबसे पहले डायग्राम बना दिया जाए, और ये डायग्राम बन गया, ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, और ये है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना, ऐसा। और ये सरफेस S है, ये वाली सरफेस S है, जिससे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फ्लक्स की, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हैं 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है पाई r स्क्वायर ई, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 पाई r स्क्वायर ई,
और ऑप्शन डी दिया हुआ है 4πr²e। ठीक है, देखो भाई, हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो मैं बता दूं तुम्हें पहले ही, वो आएगा πr²re। देखो एक चीज़ नोट कर लो, ये ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें कि जब भी कोई क्लोज सरफेस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हो या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्लोज सरफेस रखी हो तो इससे पास होने वाला कुल फ्लक्स जीरो होता है। ठीक है, व्हेन अ क्लोज्ड सरफेस is placed in a uniform electric field then total flux passing through the closed surface इज जीरो। इसको याद रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखना भाई। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें हम, यहाँ पर देखो दो सरफेस है, एक ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है और एक ये बन रही है जो आपको ये हैचिंग वाली लाइन दिख रही है यानी कि डिस्क। तो जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो दो सरफेस से मिलकर बनेगा। एक सरफेस होगी कौन सी, डिस्क वाली, और एक होगी कर्व्ड सरफेस। तो एक हो जाएगा फाई डिस्क और एक हो जाएगा कौन सा, फाई कर्व्ड। अब मैंने कहा कि देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्म। तो हम ये बात कर रहे हैं ऑलरेडी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर सरफेस रखी है क्लोज तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो गई जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फाई डिस्क है वो बराबर हो गया किसके, माइनस फाई ऑफ कर्व्ड के। तो अगर मैं फाई डिस्क की वैल्यू निकाल दूं तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा फाई कर्व्ड का। तो फाई डिस्क की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो फाई डिस्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने ये डिस्क बना ली, ठीक है, ये डिस्क हो गई। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब फाई डिस्क जो निकालोगे उसके लिए गाउस का नियम लगाओगे। तो गाउस का नियम क्या कहता है, E.ds। तो तुम्हें एरिया वेक्टर चाहिएगा। तो एरिया वेक्टर भाई, ऊपर तो कर्व्ड सरफेस है तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो जाएगा नीचे की तरफ, ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया। और डिस्क के लिए एरिया मैंने तुम्हें बता दिया कितना आएगा, πr² आएगा, है ना, मैंने यहाँ निकाल के बता दिया था। ये देखो, ये डिस्क का निकाला डिस्क सरफेस का, तो कितना आया था, πr²। और तुम चाहो तो फिर वो ये सारी वैल्यू रख भी सकते हो कि डिस्क सरफेस हो गई तो थीटा कांस्टेंट हो गया, ये सारी वैल्यू रखोगे, आंसर वही आएगा। तो इतना लंबा हमें करना ही नहीं है, इतना टाइम थोड़ी होगा हमारे पास। तो ये डिस्क के लिए कितना आ जाएगा, πr²। ठीक है, तो E जो है E, और तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा E.πr²। ठीक है, नीटा कैप। तो अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, वो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ गया cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री आ गया तो ये बन जाएगा -E और πr²। कितना हो जाएगा, -E और πr²। तो ये तो हो गया डिस्क सरफेस का हो गया। पर तुम्हें किसका पूछा है, तुम्हें पूछा है कर्व्ड सरफेस का। तो कर्व्ड सरफेस किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डिस्क। तो माइनस ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा, फाई कर्व्ड बराबर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा E.πr²। ठीक है, कितना हो जाएगा, E.πr²। तो ऑप्शन जो हमें दिए हैं 4, उनमें से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में अब कई बच्चे यूँ दिमाग लगाएंगे कि सर अगर ds की वैल्यू रखनी होती तो ds की वैल्यू भाई वही रखते, थीटा कांस्टेंट होता तो dl1 और dl2 वाली रखते, यानी कि r dr r कैप को मल्टीप्लाई करते r साइन थीटा d फाई से। आंसर तभी भी तो यही आता, πr², है ना। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी और मैंने तुम्हें कहा भी था कि हम डायरेक्ट वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करेंगे। और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये जो डिस्क वाली सरफेस दिख रही है इसको निकाल लो। क्यों निकाल लो, क्योंकि हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो फाई टोटल होगा वो दो सरफेस से मिलकर बन रहा होगा, एक फाई कर्व्ड प्लस एक फाई डिस्क। तो ये टोटल कितना होगा, 0।
हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस से, तो जो कर्व्ड सरफेस है वो किसके बराबर आ जाएगी, -φ ऑफ डिस्क, है ना, ये आ जाएगी। तो डिस्क वाली सरफेस जो है उसको बाहर निकाल लो। डिस्क वाली सरफेस कौन सी है, ये वाली। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ऐसे ये बाहर निकाल लिया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसको मैं हैचिंग से शो कर देता हूँ, तो ये हैचिंग हो रही है। तो ये डिस्क सरफेस है, ये हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना के बैठी है, ये हॉरिजेंटल से एंगल बना के बैठी है 30 डिग्री का। तो इस डिस्क सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा यूं, ऐसे। इसको ढंग से बनाता हूँ। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर जाएगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे। तो ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब ये नॉर्मल वेक्टर यहाँ से पूरा कितना, नॉर्मल वेक्टर का मतलब इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रखा है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, है ना, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। तो एक बात बताओ मेरे को कि ये जो एंगल है, ये वाला, ये पूरा एंगल, ये भी तो 90 डिग्री होगा ना। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल, तो ये बचा 60 डिग्री। तो कुल मिलाकर इस तरह की कहानी है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हो गया नॉर्मल वेक्टर। तो ये पूरा एंगल चाहिए मेरे को। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, देखो 60 और 30 और 60, ये टोटल आ गया, ये एंगल हो गया। तो ये टोटल एंगल हो गया कितना, 150 डिग्री का। तो ये हो गया 150, ठीक है। तो जब तुम ये निकालोगे तो इंटीग्रेट E डॉट ds, तो ये कितना हो जाएगा, E की वैल्यू E और ds की वैल्यू कितनी होगी, πr² माइनस रहेगा ही। अब यहाँ पर cos जो एंगल है कितना हो जाएगा, 150। और cos 150 कितना देगा, cos 150 देगा √3/2 माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर कितना आ जाएगा, √3/2 E इंटू πr², है ना। और ये किसका फ्लक्स हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस का, √3/2 E इंटू πr², जो कि ये ऑप्शन डी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कोई भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई क्लोज सरफेस रखी हुई है तो उससे पास होने वाला टोटल जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो दो क्वेश्चन हमने किए, एक किया जिसमें हमने ये हेमिस्फेरिकल सरफेस थी जो वो इस तरह से रखी थी, और एक हमने ये वाला किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, फिर बाकी मैं तुम्हें असाइनमेंट में दूंगा और बाकी फिर मैं दूसरे लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर वो अपलोड होगा नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन produces on electric field on नहीं है, n है, n इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल्स टू 1 माइनस E पावर माइनस अल्फा r और r वेक्टर अपॉन r क्यूब, ठीक। वेयर डेल एंड अल्फा आर कॉन्स्टेंट्स, द नेट चार्ज विद इन अ स्पेयर, of radius alpha power -1 centered at the origin is ऑप्शन इसके दिए हैं हमें, क्या क्या दिए हैं, 4πε0 और क्या दिया है 1 माइनस E पावर -1। बी ऑप्शन दिया है 4πε0 1 प्लस E पावर -1। सी ऑप्शन दिया है -4πε0
और 1/α_e, और डी ऑप्शन दिया है 4, यहाँ लिख देता हूँ, डी दिखेगा नहीं, 4πε0 और इंटू 1/α_e। ठीक है, ये हमें सवाल दिया है। हमें क्या निकालना है? नेट चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो नेट चार्ज के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो गाउस लॉ है, गाउस लॉ, वो गाउस लॉ ये कहता है कि E डॉट डी एस क्लोज सरफेस के लिए वो बराबर है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम ये जानते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो LHS में लिखी है, इसको मैं लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ E और dV इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। dV लिख लो, चाहे डी टाउ लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, तो वो मैंने लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है तुम्हारा इसको सॉल्व करने का, कि इसका E डॉट डी एस अगर करते हो, E डॉट डी एस करते हो यानी कि सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो सरफेस जो है एलिमेंट वो कौन सा लोगे वो भी देखना है। तो सरफेस एलिमेंट वाला कौन सा लोगे? अब यहाँ पर जो फिक्स रहेगा रेडियस जो है, नेट चार्ज विद इन अ स्पेयर ऑफ रेडियस α-1 यानी कि कांस्टेंट रेडियस है, तो कांस्टेंट रेडियस वाला एरिया ले सकते हो। और कांस्टेंट रेडियस वाला जो एरिया है उसको हमने लिखा था, क्या लिखा था? फॉर कांस्टेंट रेडियस, कांस्टेंट रेडियस के लिए हमने ds1 लिखा था, जो ds1 दो से मिलकर बना था dl2 dl3। क्या बना था? वो बना था r d थीटा थीटा कैप, और इसको मल्टीप्लाई किया था r साइन थीटा d फाई और फाई कैप। इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आंसर आया था 4πr²। यहाँ पर r² जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? E डॉट डी एस। तो E की वैल्यू रखो। E की वैल्यू क्या है? E की वैल्यू ये है, क्या है? 1 माइनस E, ये है 1 माइनस E माइनस अल्फा R, और R वेक्टर अपॉन R क्यूब। तो R वेक्टर को लिख सकते हो तुम R कैप डॉट R मॉड में लिख सकते हो ना, अपॉन R क्यूब। और इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर जो ds होगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा? 4πr²। तो देखो क्या कटेगा यहाँ से, ये सब कट जाएगा, तो यहाँ से देखो ये R क्यूब पूरा कट जाएगा ना, R, तो क्या रह जाएगा? R कैप रह जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना? क्या आएगा? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से तुम्हारे पास बचेगा 1 माइनस E पावर माइनस अल्फा अपॉन R, और यहाँ पर R की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट कर दोगे तुम? 1/α, क्योंकि तुम्हें सवाल में दिया है। तो यहाँ पर Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो गया? 1 माइनस E, और यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा और 1/α। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, क्या बनेगा? 1 माइनस E पावर माइनस 1। तो Q एनक्लोज्ड की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा नॉट और 1 माइनस E पावर, अच्छा ये 4π भी आएगा ना, एक मिनट, माइनस 1, यहाँ पर 4π भी तो लगाएंगे आगे, यहाँ पे R क्यूब वगैरह कटेगा सब, तो ये 4π भी आएगा, 4π और ये 4π। तो ये आ गया 4π एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस E पावर माइनस 1। कितना आ गया? 4π एप्सिलॉन नॉट 1 पावर E पावर माइनस 1। तो ये हो गया ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो गया, है ना? 4π एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस E पावर माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी के बाद में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट निकालने दो मेरे को। क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E R वेक्टर अल्फा R कैप प्लस बीटा साइन थीटा
कॉस फाई और फाई कैप exist in space, exist in space. What will be the total charge? What will be the total charge? The total charge enclosed in a sphere, enclosed in a sphere of unit radius, of unit radius centered at the origin, centered at the origin. और इसके जो ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा, ऑप्शन बी हमें दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, ऑप्शन सी हमें दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अल्फ़ा माइनस बीटा, और ऑप्शन डी हमें दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बीटा। ये ऑप्शंस दिए हमें। देखो मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन ये वाला जो किया, इसमें मैंने ये तरीका भी लगा सकता था, मैं ये लगा सकता था और ये भी, पर मैंने ये लगाया, ये चूज़ किया। ऐसा क्यों? हमने दो लॉ पढ़े गाउस के, एक पढ़ा हमने डिफरेंशियल वाला और एक पढ़ा हमने डिफरेंशियल फॉर्म वाला। जब हमने क्यूब वाले क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ पर ज़्यादातर हमने जो फार्मूले यूज़ किए वो डिफरेंशियल फॉर्म वाले किए, क्योंकि उससे करना वो आसान पड़ रहा था। तो जब तुम्हें स्पेयर वाले क्वेश्चन दिखे, स्पेरिकल सिमेट्री दिखे या सिलेंड्रिकल सिमेट्री दिखे, तो वहाँ पर कन्वीनियंट रहेगा यूज़ करना ये इंटीग्रल फॉर्म को। वहाँ पर यूज़ तो हम करने को कर सकते हैं डिफरेंशियल वाला, पर डिफरेंशियल वाला जब फॉर्म यूज़ करेंगे तो सवाल यानी कि क्वेश्चन जो हो जाएगा वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ इसको अवॉइड कर दिया। तो ये ध्यान रखना, जब स्पेरिकल सिमेट्री दिखेगी या सिलेंड्रिकल सिमेट्री दिखेगी तो प्रेफरेबल है कि जो तुम्हारा इंटीग्रल फॉर्म है उसको ही यूज़ करो, और जब तुम्हें क्यूबिकल सिमेट्री दिखेगी या पिल बॉक्स दिखेंगे, है ना, रेक्टेंगल, पिल बॉक्स, क्यूबिकल सिमेट्री, तो उस केस में तुम जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसको यूज़ करना। सवाल दोनों से हो जाएंगे, पर ये अपने अपने इनके यूज़ हो गए कि इससे ये सिंपल पड़ेगा और इससे ये सिंपल पड़ेगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी है और हमें दे रखा है स्पेयर, और क्या निकालना है हमें निकालना है टोटल चार्ज। तो वही गाउस का नियम लगा दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E डॉट डी एस। अब E की वैल्यू मैं सीधी लिख रहा हूँ, कितनी है, अल्फ़ा आर कैप प्लस बीटा साइन थीटा कॉस फाई और फाई कैप और डॉट डी एस। अब डी एस कौन सा लोगे, रेडियस सेंटर्ड, रेडियस सेंटर्ड यानी कि रेडियस फिक्स हो गई, रेडियस फिक्स हो गई तो DL2 और DL3 से मिलकर बनेगा। तो DL2 और DL3 से जो मिलकर बनता है उसका एरिया मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कितना आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पे, ये लिख दिया, ये हो गया अल्फ़ा आर कैप प्लस बीटा साइन थीटा कॉस फाई और फाई कैप, और डॉट प्रोडक्ट करा रहा हूँ DS के साथ। कौन सा लिखना है, वो पहला वाला जिसमें रेडियस फिक्स थी, यानी कि DR आर कैप और R साइन थीटा D फाई और फाई कैप, ये वाला एरिया। ये क्या, नहीं यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा, गलत लिख दिया मैंने, RD थीटा लिखना है। दूसरा वाला कौन सा था, RD थीटा वाला, RD थीटा और थीटा कैप और R साइन थीटा और D फाई और फाई कैप, ये बन गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से जब ये थीटा क्रॉस फाई होता है तो ये बनता है आर कैप। भाई यहाँ दोनों से निकालते हो तो क्या बन के आता है, आर कैप। तो अब इस पूरे का इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो यहाँ तो लिखा हुआ है फाई कैप और यहाँ लिखा हुआ है आर कैप, तो फाई डॉट आर कैप ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे आई डॉट जे, और आई डॉट जे क्या देता है, 90। तो फाई डॉट आर क्या देगा, 90। आर डॉट आर करोगे तो आर डॉट आर क्या देगा, 1। आर कैप डॉट आर कैप ये क्या देगा, 1। तो इसलिए जब इसका डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो इस वाले का मल्टीप्लिकेशन होगा केवल इससे। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होकर क्या आएगा, अल्फ़ा, ये पूरा उतरेगा, आर स्क्वायर
डी थीटा और डी फाई, ठीक है, ये उतरेगा बस। अब इसकी लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो 2 लिमिट लगेगी, साइन थीटा भी आएगा, साइन थीटा यहाँ लिख देता हूँ। तो जब इसकी लिमिट लगाओगे तो एक लगेगी 0 से 2 पाई और एक लगेगी 0 से पाई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये वाले पूरे को, ये पूरे पीछे वाले हिस्से को, तो ये बनेगा हमारा कितना 4 पाई बनेगा। तो पूरा सब सॉल्व वो कराएगा तो ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर और अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ से ये किसके बराबर हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो हमारे पास Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि R जो है वो है यूनिट, एक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4 पाई अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट आंसर हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो स्पेरिकल सिस्टम वाले हैं और जो सिलेंड्रिकल वाले हैं वो सॉल्व करने हैं। हालांकि इसके और भी क्वेश्चंस हैं पर वो मैं तुम्हें दूंगा असाइनमेंट में। ज़्यादा भारी वाले नहीं करेंगे, जो नेट में और ये गेट में पूछे जाते हैं, इतने भारी तुमसे पूछे भी नहीं जाएंगे। ये मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनके तुम्हें डायरेक्ट आंसर याद हो। तो होपफुली ये जो लेक्चर हमने पढ़ा ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी लोग अभी तक वीडियो नहीं देख रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो देखना स्टार्ट करो भाई। ग्रुप ज्वाइन करने से जो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और जो लोग असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो असाइनमेंट सॉल्व करना चालू कर दें। 3 असाइनमेंट में डाल चुका हूँ, उनके मैं आंसर्स कल दोपहर तक मैं भेज दूँगा, क्योंकि अभी मैं 4th असाइनमेंट बनाऊँगा और उसके बाद वो 4th में तुम्हें भेज दूँगा। जिन भी लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।